हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइम स्टडी सेंटर में। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है। आप लोग 19th क्लास में पढ़े होंगे कि सेल होता क्या। क्या आप बता सकते हैं कि हम किससे बने होते हैं। वी आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल सेल, जिसे जाइगोट कहते हैं। और फिर जब जाइगोट सेल डिवीज़न करता है तो हमारे जैसे इतने बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। क्या अगर सेल ना होता तो क्या हमारा शरीर कार्य कर पाता, क्या हम सरवाइव कर पाते? नहीं ना। इसलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप लोगों को मन में क्वेश्चन होगा कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहेंगे। क्वेश्चन है कि हम सेल को यानी कि कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहेंगे जीवन की, यानी कि सेल की, कोशिका की। क्योंकि इस दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सभी क्या सेल से ही बनी होती है। और हर एक सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। एंड फंक्शनल ही क्यों, क्योंकि जितना भी सेल होता है वो सभी क्या हर एक प्रकार का हर एक सेल जो होता है उनका फंक्शन अलग होता है, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जीवित प्राणी होता है, वो सभी क्या सेल से ही बनी होती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि क्या जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है क्या वो एक ही प्रकार की सेल से बनी होती है। तो आंसर होगा नो। ऑर्गेनिज्म को हम दो भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर के आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटते हैं। पहला नंबर पर आते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इस वर्ड को तोड़ने की कोशिश करें। इसमें यूनिक का मतलब होता है कि सिंगल, एंड और सेलुलर का अर्थ होता है कि सेल। यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल प्रेजेंट होगा उसे क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यानी कि इसका पहला पॉइंट बनेगा कि सिंगल सेल प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। एंड ये सिंगल सेल के द्वारा ही ये क्या जीवन की सभी नेसेसरी फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है। ये एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन ऑफ लाइफ। वो एक ही सेल के द्वारा जीवन की जितना भी काम होता है उसको परफॉर्म करता है। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये क्या स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है। अब देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम, डायटम्स, यूग्लिना। ये सभी क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस वर्ड को अगर हम तोड़ के देखें, मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है मल्टीपल यानी कि मैनी, और सेलुलर का अर्थ होता है कि सेल्स। यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल यानी कि मोर देन वन सेल प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एंड ये जो मल्टीपल सेल होता है, मल्टीपल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और वो अलग अलग जो सेल होता है वो अलग अलग काम को परफॉर्म करता है, अलग अलग काम करता है। अब बात है मल्टी सेलुलर को ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग ह्यूमन हो गया, जैसे एनिमल्स हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है। अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ दिस सेल, यानी कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कोशिका की खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले आते हैं इस वैज्ञानिक के बारे में, जिस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। इस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल की खोज की थी। पर एक बात यहाँ नोट करने की ज़रूरत है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो 1665 ईस्वी में सबसे पहले सेल की खोज की थी, डिस्कवर की थी, वो सेल जो थी वो डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी। उन्होंने जब प्लांट के क्वार्क सेल को माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा तो ही एक्चुअली ऑब्जर्व्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते के जैसे स्ट्रक्चर को क्या देखा, और इन्हीं इसे कंपार्टमेंट कहा, और इन्हीं कंपार्टमेंट को उन्होंने सेलुलर नाम दिया। और सेल जो शब्द है सेल, वो सेलुला से ही आया है, सेल। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी। तो आंसर होगा क्या, रॉबर्ट हुक। पर रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी वो डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। अब आते हैं दूसरे वैज्ञानिक जिसका नाम है लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 ईस्वी में सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी।
एंड लिविंग सेल को ऑल्सो बैक्टीरियल सेल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, किसने डिस्कवर किया था। तो आंसर हो जाएगा कि लीवेनहॉक। कब की थी, तो 1674 ईस्वी में। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरियल सेल की खोज किसने की थी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा एंटन वन लीवेनहॉक। कब की थी, 1674 ईस्वी में। अब आते हैं तीसरे वैज्ञानिक के बारे में। तीसरे वैज्ञानिक का नाम है क्या, रॉबर्ट हुक। इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने डिस्कवर की थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इन्होंने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज की थी। एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। क्या, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने किसका खोज की थी, तो आंसर होगा न्यूक्लियस। या इस प्रकार किसे भी आ सकता है कि ब्रेन ऑफ द सेल की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कब की थी, 1831 ईस्वी में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर देखिए कि यहाँ एक सेल की स्ट्रक्चर छापा गया, यहाँ एक पूरा एक सेल है। ये क्या, सेल की आउटर मेम्ब्रेन को क्या हम सेल वॉल कहेंगे, ये सेल वॉल है। और ये क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इन सब के बारे में हम आगे से विस्तार रूप से जानेंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर इस पूरा सेल में से अगर हम सेल वॉल यानी कि इस सेल वॉल को हटा देंगे, यानी कि सेल माइनस सेल वॉल, अगर हम सेल में से अगर इस पूरा सेल है, अगर इस सेल में से अगर हम इस सेल वॉल को हटा देंगे तो इसे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को सेल विदाउट सेल वॉल भी कहा गया है, क्योंकि सेल में से अगर हम सेल वॉल को हटा देंगे तो उसे क्या, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल विदाउट सेल वॉल। अब बात है दूसरे नंबर पर, अगर हम फिर प्रोटोप्लास्ट में से जितना भी नॉन लिविंग मटेरियल है उसको अगर हम हटा देंगे प्रोटोप्लास्ट में से, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसे, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल क्यों है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट में से अगर हम जितना भी नॉन लिविंग मटेरियल है अगर हम उसको ही हटा देंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। इसलिए लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल कौन है, प्रोटोप्लाज्म। अब आते हैं, अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस को हटा देंगे, क्या, प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस को हटा देंगे तो इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या, साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। एक यहाँ साइटोप्लाज्म यहाँ है, यह है साइटोप्लाज्म। ये क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, यानी कि एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। अब आते हैं कि अगर हम साइटोप्लाज्म में से अगर हम जितना भी इसमें सेल ऑर्गेनेल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सभी सेल ऑर्गेनेल को हटा देंगे तो इसे क्या कहेंगे हम, साइटोसोल। यानी कि साइटोप्लाज्म में से माइनस कर देंगे हम सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सभी क्या, सेल ऑर्गेनेल है। अगर हम इसको हटा देंगे तो इसे क्या कहेंगे, साइटोसोल। अब आते हैं हम नेक्स्ट में आते हैं सेल थ्योरी पर आते हैं कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, सेल थ्योरी में क्या कहा गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था भाई, मैथियस सलाइडेन एंड थियोडर शॉन के द्वारा क्या, सेल थ्योरी दिया गया था। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मैथियस सलाइडेन कौन था, तो ये क्या, जर्मन बॉटनिस्ट था। क्या, जर्मनी का रहने वाला कि एक बॉटनिस्ट था। और थियोडर शॉन कौन था, थियोडर शॉन एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, उन्होंने मैथियस सलाइडेन ने 1838 ईस्वी में बताया इन्होंने जब जर्मन बॉटनिस्ट यानी कि मैथियस सलाइडेन स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल एंड जब मैथियस सलाइडेन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल के बारे में कोशिका के बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या, प्लांट्स जो होता है वो अलग अलग सेल से बने होते हैं जो कि क्या, टिश्यू बनाता है, डेट फॉर्म टिश्यू। टिश्यू क्या आता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेल जो है इसे हम टिश्यू कहेंगे। अब मैथियस सलाइडेन के बारे में तो हो गया। अब आते हैं कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो शॉन था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब इसके बाद ही 1839 ईस्वी में इन्होंने जब ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल, जब शॉन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल के बारे में अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि एनिमल्स हैव थिन मेम्ब्रेन
जिसे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कि एनिमल के पास एक पतली सी मेम्ब्रेन परत होता है जिसे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब बात है फिर क्या बताया उन्होंने बताया कि अ यूनिक वॉल प्रेजेंट आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे क्या सेल वॉल कहा जाता है। यानी कि एक यूनिक वॉल, एक यूनिक परत दीवार प्रेजेंट होता है किसमें, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जिसे क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। यानी कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में, यानी कि बाहर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में क्या सेल वॉल होता है। एंड इन्होंने बताया कि वॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, क्या जितना भी प्लांट्स होता है और एनिमल्स होता है वो सभी क्या सेल से ही बनी होती है। एंड इट्स प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये टिश्यू से बनी होती है, इसका सेल और उसकी प्रोडक्ट यानी कि टिश्यू से बनी होती है। अब इसका ड्रॉबैक देखते हैं कि इसका गलती क्या था, इस सेल थ्योरी जो दिया था स्लाइडेन एंड सो ऑन, इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका गलती क्या था। तो इन दोनों ने नहीं बता पाया था कि जो नया सेल जो है वो कैसे आता है। कि ये ड्रॉबैक था कि दे डिडेंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, इन दोनों ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि नया सेल जो है वो बनता कैसे है, नया सेल्स बनता कैसे है। एंड यह एक वायरस जो है एक्सेप्शन है, वायरस इज़ द एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि वायरस जो है वो सेल थ्योरी पर एक्सेप्शन क्यों है। क्योंकि वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इसमें सेल ही नहीं होता है। अब बात है कि जब सेल थ्योरी में स्लाइडेन एंड सॉन ने नहीं बता पाया कि नया सेल्स है वो बनता कैसे है, तब एक रुडल्फ विर्चोव नाम करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1855 ईस्वी में बताया था कि नया सेल्स कैसे बनता है। तो उन्होंने बताया, रुडल्फ विर्चोव एक्सप्लेन्ड हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। रुडल्फ विर्चोव ने बताया कि नया सेल्स जो है कैसे बनता है। तो उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितना भी नया सेल्स जो बनता है वो पुराने सेल से ही, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पुराना, यानी कि पुराना सेल से ही क्या नया सेल्स बनता है। एंड इसे क्या, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ही है कि जो नया सेल्स है वो पुराने सेल से ही बनता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि ये एक क्या प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पुराना सेल्स है। अब पुराना सेल ये डिवाइड करके क्या दो नया सेल्स का निर्माण करता है, तो नया सेल्स का निर्माण करता है। अब बात है क्या, रुडल्फ विर्चोव ने इन्होंने क्या मॉडिफाइड, इसी को मॉडिफाइड सेल थ्योरी का नाम दिया। इन्होंने बताया कि वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ सेल्स एंड इट प्रोडक्ट्स, कि जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से ही बनी होती है और इसके प्रोडक्ट से, यानी कि टिश्यू से ही बनी होती है। उन्होंने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नया सेल्स बनता है वो पुराने सेल से ही नया सेल्स बनता है। इसका मतलब है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस रुडल्फ विर्चोव ने इस प्रकार से कहा। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा क्या, रुडल्फ विर्चोव। कब दिया था, 1855 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन आएगा कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो आंसर होगा कि स्लाइडेन एंड सॉन, इन दोनों ने ही सेल थ्योरी दिया था। पर अगर क्वेश्चन आएगा कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दिया था, ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दिया था, आंसर होगा रुडल्फ विर्चोव। कब दिया था, 1855 ईस्वी में। अब आते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू, अगर हम देखेंगे एनिमल सेल को किस प्रकार से देखेंगे। अगर हम ह्यूमन के चिक सेल को, अगर एक गाल में से, चिक में से अगर थोड़ा सा उसको सेल को हटाएंगे, थोड़ा सा गुद्दा को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम क्या एनिमल सेल को देख सकते हैं। उसके बाहर में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। इसमें नो सेल वॉल, इसमें क्या सेल वॉल होता ही नहीं है। एनिमल सेल में क्या सेल वॉल नहीं होता। पर प्लांट सेल में अगर हम ऑनियन पील सेल, यानी कि जब प्याज की जो परत होता है, जो झिल्ली होता है, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगा। और इसका जो बाहरी जो लायर होगा वो क्या सेल वॉल होगा, और ये अंदर का हो जाएगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा। यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। पर एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही सिर्फ होता है, सेल वॉल नहीं होता है। अब आते हैं कि सेल को हम दो भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस के आधार पर हम सेल को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पर है क्या, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोकैरियोट क्या होता है। यहाँ पर अगर हम इस वर्ड को तोड़कर देखें तो प्रो का मतलब होता है कि प्रो का मतलब होता है बिफोर,
और कैरियोटिक जो है कैरियोन से आया है, यानी कि कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर हम इन दोनों को मिला के देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या इसका अर्थ निकल के आता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक में जो होगा उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, यानी कि न्यूक्लियस जो होगा वो स्पष्ट रूप से नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है बैक्टीरियल सेल की, यहाँ पर एक पूरा एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें क्या ये क्या है साइटोप्लाज्म है, और यह क्या सेल मेम्ब्रेन है, और यह क्या न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए ये क्या प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, जिसमें भी मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से नहीं होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे प्रोकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं कि यूकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक, अगर हम इस वर्ड को तोड़ के देखें तो यू का मतलब जो होता है यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक जो है कैरियोन से आया है, यानी कि कैरियोन का मतलब देखिए तो कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें भी ट्रू का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक। यानी कि इसमें क्या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें क्या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक सेल दिया गया, है, इसमें सेल क्या है यूकैरियोटिक सेल है, और ये क्या प्रोकैरियोटिक सेल था और ये यूकैरियोटिक सेल है। अब देखते हैं इसमें बाहरी जो है ये क्या सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियोलस है, और ये क्या है डीएनए क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में जो बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि इसमें जो होगा स्पष्ट प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, यानी कि न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से नहीं होगा, पर इसमें ट्रू का न्यूक्लियस होगा, यानी कि न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से होगा। और इसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसमें ये न्यूक्लियस है पर इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, पर इसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो स्पष्ट रूप से होता है, ये ट्रू का न्यूक्लियस होता है। और ये डीएनए, इसमें जो डीएनए होगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम के फॉर्म में इसमें डीएनए होगा। अब आते हैं कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक में कॉमन थिंग्स क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या होता है। तो सबसे जो पहला कॉमन होता है इसमें क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और यूकैरियोटिक में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या दोनों में पाया जाता है, और इन दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हो वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की कोशिका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, यानी कि संरचनात्मक रूप से क्या सिमिलर होता है। अब आते हैं दूसरा कॉमन थिंग देखते हैं कि इसमें क्या साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है और इसमें भी क्या साइटोप्लाज्म है, इन दोनों में क्या साइटोप्लाज्म होता है। अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या साइटोप्लाज्म है, ये एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। एंड साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, एंड सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए ये साइटोप्लाज्म में होता है वो मेन एरिया होता है। एंड दिस कीप सेल इन लिविंग स्टेट, और यही जो सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। अब आते हैं तीसरा में आते हैं कि राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, एंड यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम पाया जाता है। पर प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S का पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होगा वो क्या 80S का राइबोसोम होगा, 80S का राइबोसोम होगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि 70S में जो S है वो क्या है, ये एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, इसका एक यूनिट है जो हम आगे आपको विस्तार रूप से बताएंगे कि S होता क्या है। तो पहले देख लेते हैं कि राइबोसोम से प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है उससे 70S का होता है, और S का मतलब क्या है ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। एंड यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है क्या 80S का होता है। और जो ये इसमें यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ है देख लेते हैं, यूकैरियोटिक में यह साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ एक साइटोप्लाज्म होता है, यही क्या 70S का राइबोसोम पाया जाता है, यहीं 70S का राइबोसोम पाया जाता है। एंड 1 ER, इसमें क्या ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
क्या यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होगा वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया था इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, या कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड भी पाया जाएगा, यानी इनसाइड क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 70 एज का होता है। समझ गए? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हम मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।